क्या आपको पता है कि सेबी एलओडीआर में सिर्फ एक शब्द की डेफिनेशन आपकी पूरी कंप्लायंस ऑब्लिगेशन बदल सकती है? लिस्टेड एंटिटी, प्रोमोटर, रिलेटेड पार्टी, मेन बोर्ड, स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज, ये सिर्फ डेफिनेशंस नहीं हैं। यही तय करती हैं कि सेबी एलओडीआर की कौन सी रिक्वायरमेंट किस कंपनी पर लागू होगी। और आज से हम शुरू कर रहे हैं एक पूरी सेबी एलओडीआर मास्टर क्लास सीरीज। आज है हमारा लेक्चर नंबर 1, रेगुलेशन 2, डेफिनेशंस। लेकिन सवाल है, रेगुलेशन 2 इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अगर डेफिनेशन गलत समझी तो आगे की पूरी कंप्लायंस गलत हो सकती है। तो चलिए आज रेगुलेशन 2.1 से शुरू करते हैं और देखते हैं कि सेबी एलओडीआर में इन शब्दों का असली मतलब क्या है। इंट्रोडक्शन मास्टर क्लास सीरीज। नमस्कार। आज से हम शुरू कर रहे हैं हमारी सेबी एलओडीआर मास्टर क्लास सीरीज और आज है इस सीरीज का पहला लेक्चर। अगर आप सीएस एग्जीक्यूटिव, सीएस प्रोफेशनल, कंपनी सेक्रेटरी, कंप्लायंस ऑफिसर, लीगल प्रोफेशनल, सीए, मर्चेंट बैंकर या लिस्टेड कंपनी कंप्लायंस से जुड़े हैं तो ये सीरीज आपके लिए है। इस पूरी मास्टर क्लास में हम सेबी एलओडीआर को सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, हम रेगुलेशन को समझेंगे, उसका प्रैक्टिकल मीनिंग निकालेंगे, एग्जाम्पल्स देखेंगे और कंप्लायंस पर्सपेक्टिव से समझेंगे। और आज की शुरुआत होगी उस जगह से जहां हर रेगुलेशन की फाउंडेशन बनती है। रेगुलेशन 2, डेफिनेशंस। आज के लेक्चर में हम रेगुलेशन 2.1 से शुरू करेंगे और रेगुलेशन 2 तक जाएंगे। और मैं आपको एक बात पहले ही बता दूं, आज की डेफिनेशंस याद करने की जरूरत नहीं है। आज आपको समझना है कि ये डेफिनेशंस प्रैक्टिकली काम कैसे करती हैं। पार्ट 1, रेगुलेशन 2.1 ए एक्ट सबसे पहले आता है। रेगुलेशन 2.1 ए एक्ट। यहां एक्ट का मतलब है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992। अब एक छोटा सा सवाल, जब सेबी एलओडीआर में कहीं एक्ट लिखा है तो क्या इसका मतलब कंपनीज एक्ट 2013 है? आंसर है नहीं। यहां एक्ट स्पेसिफिकली सेबी एक्ट 1992 को रेफर करता है। यही डिफरेंस एग्जाम में भी इंपॉर्टेंट है और प्रैक्टिकल ड्राफ्टिंग में भी। पार्ट 2, रेगुलेशन 2.1 बी, एसोसिएट। अब आते हैं एसोसिएट। एसोसिएट का मीनिंग कंपनीज एक्ट 2013 की सेक्शन 2(6) या अप्लायबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अनुसार लिया जाएगा। लेकिन यहां एक इंटरेस्टिंग प्रोविजो है। अगर किसी म्यूचुअल फंड की यूनिट्स किसी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड हैं तो ये डेफिनेशन एप्लीकेबल नहीं होगी। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, मान लीजिए कंपनी ए के पास कंपनी बी में सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, तो कंपनी बी एप्लीकेबल क्राइटेरिया के आधार पर कंपनी ए की एसोसिएट हो सकती है। लेकिन हमें सिर्फ नाम देखकर एसोसिएट डिसाइड नहीं करना है, हमें कंपनीज एक्ट और एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स दोनों को देखना होगा। कमेंट क्वेश्चन, अगर कंपनी ए के पास कंपनी बी में सिर्फ 10% शेयर्स हैं तो क्या कंपनी बी ऑटोमेटिकली एसोसिएट कंपनी बन जाएगी? अपना आंसर कमेंट्स में लिखिए, यस या नो और क्यों। पार्ट 3, रेगुलेशन 2.1 सी, बोर्ड। अब अगली डेफिनेशन है बोर्ड। बोर्ड का मतलब है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसे सेबी एक्ट की सेक्शन 3 के तहत एस्टैब्लिश किया गया है। यहां एक इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन समझिए, जब एलओडीआर में बोर्ड लिखा है तो हर जगह इसका मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं होता। कई प्रोविजंस में बोर्ड का मतलब सेबी होता है, इसलिए रेगुलेशन पढ़ते समय कॉन्टेक्स्ट देखना जरूरी है। पार्ट 4, रेगुलेशन 2.1 डी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज। अब आता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज। इसका मतलब लिस्टेड एंटिटी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या जहां एप्लीकेबल हो बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज। यानी एंटिटी के नेचर के अनुसार टर्मिनोलॉजी बदल सकती है। एक लिस्टेड कंपनी के लिए नॉर्मली हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बात करेंगे, लेकिन जहां ट्रस्ट स्ट्रक्चर एप्लीकेबल है वहां बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज रेलेवेंट हो सकता है। पार्ट 5, रेगुलेशन 2.1 सीईओ एमडी मैनेजर।
अब एक प्रैक्टिकल डेफिनेशन। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मैनेजिंग डायरेक्टर या मैनेजर। इन टर्म्स का मीनिंग कंपनीज एक्ट 2013 के अनुसार होगा। इसका मतलब यह है कि सेबी एलओडीआर हर बार इन पोजीशंस की अलग डेफिनेशन नहीं बना रहा, वो कंपनीज एक्ट के फ्रेमवर्क से कनेक्ट कर रहा है। प्रैक्टिकल पॉइंट, अगर आपको किसी एलओडीआर कंप्लायंस में सीईओ या मैनेजिंग डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आइडेंटिफाई करनी है तो केवल एलओडीआर देखना पर्याप्त नहीं हो सकता। कंपनीज एक्ट की रेलेवेंट प्रोविजंस भी देखनी पड़ सकती हैं। पार्ट 6, रेगुलेशन 2, एफ सीएफओ अब आते हैं। चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर या सीएफओ। सीएफओ वो पर्सन है जो कंपनी के फाइनेंस फंक्शन को हेड करता है और एप्लीकेबल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन तथा रेगुलेटरी फाइलिंग्स में महत्वपूर्ण रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता है। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, मान लीजिए लिस्टेड कंपनी क्वार्टरली फाइनेंशियल रिजल्ट्स अप्रूव करने जा रही है। यहां सीएफओ की भूमिका सिर्फ अकाउंट्स डिपार्टमेंट तक लिमिटेड नहीं है। फाइनेंशियल रिजल्ट्स, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और डिस्क्लोजर्स की एक्यूरेसी में सीएफओ की रोल बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। इसलिए सीएफओ की अपॉइंटमेंट और रिस्पॉन्सिबिलिटी को एलओडीआर कंप्लायंस में लाइटली नहीं लिया जा सकता। पार्ट 7, रेगुलेशन 2, जी कमेटी अब आते हैं। कमेटी। कमेटी का मतलब है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कमेटी या कोई अन्य कॉन्स्टिट्यूटेड कमेटी। ये डेफिनेशन छोटी है लेकिन प्रैक्टिकल कंप्लायंस में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि एलओडीआर में आपको ऑडिट कमेटी, एनआरसी, स्टेक होल्डर्स रिलेशनशिप कमेटी और दूसरी कमेटियों के रेफरेंसेस मिलेंगे। इसलिए कमेटी का कॉन्सेप्ट केवल एक स्पेसिफिक कमेटी तक रेस्ट्रिक्टेड नहीं है। पार्ट 8, रेगुलेशन 2, डेजिग्नेटेड सिक्योरिटीज। अब आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म, डेजिग्नेटेड सिक्योरिटीज। इसमें ब्रॉडली शामिल हैं इक्विटी शेयर्स, कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज, नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट्स, परपेचुअल नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, इंडियन डिपॉजिटरी रिसीप्ट्स, सिक्योरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट्स, सिक्योरिटी रिसीट्स, यूनिट्स इशूड बाय म्यूचुअल फंड्स, जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट्स और बोर्ड द्वारा स्पेसिफाइड अन्य सिक्योरिटीज। अब सोचिए, अगर कोई एलओडीआर रेगुलेशन कहता है कि रिक्वायरमेंट अप्लाइज टू डेजिग्नेटेड सिक्योरिटीज, तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? डेफिनेशन चेक करनी चाहिए, क्योंकि डेजिग्नेटेड सिक्योरिटीज का स्कोप समझे बिना एप्लीकेबिलिटी समझना मुश्किल हो सकता है। पार्ट 9, रेगुलेशन 2, फाइनेंशियल ईयर। अब फाइनेंशियल ईयर, इसका मीनिंग कंपनीज एक्ट 2013 की सेक्शन 241 के अनुसार होगा। यानी एलओडीआर ने यहां कंपनीज एक्ट से लिंकेज बनाया है। प्रैक्टिकल लेसन, जब कोई रेगुलेशन फाइनेंशियल ईयर रेफर करता है तो हमें अजम्पशन से आंसर नहीं देना चाहिए। पहले डेफिनेशन आइडेंटिफाई करें, फिर रेलेवेंट एक्ट क्रॉस चेक करें। पार्ट 10, रेगुलेशन 2, IA, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर। अब एक रिलेटिवली यूनिक डेफिनेशन, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर। इसका मीनिंग फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट 2018 के सेक्शन 12 के अनुसार होगा। यानी सेबी एलओडीआर एक अलग लेजिस्लेशन की डेफिनेशन को इनकॉर्पोरेट कर रहा है। यही कारण है कि रेगुलेटरी कंप्लायंस में क्रॉस रेफरेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। पार्ट 11, जीडीआर, हाफ ईयरली रिजल्ट्स, होल्डिंग कंपनी, आईडीआर। अब जल्दी से कुछ कनेक्टेड डेफिनेशन समझते हैं। ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स यानी जीडीआर, कंपनीज एक्ट 2013 की रेलेवेंट डेफिनेशन के अनुसार हाफ ईयरली रिजल्ट्स, फाइनेंशियल रिजल्ट्स प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद एलओडीआर फॉर अ हाफ ईयर। होल्डिंग कंपनी, कंपनीज एक्ट की सेक्शन 246 के अनुसार। इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट्स यानी आईडीआर, कंपनीज एक्ट की रेलेवेंट डेफिनेशन के अनुसार। यहां पैटर्न नोटिस कीजिए, सेबी एलओडीआर बार बार दूसरे लॉज से डेफिनेशंस बोरो कर रहा है। इसका मतलब क्या है?
LODR पढ़ना है तो कंपनीज एक्ट भी साथ में पढ़ना पड़ेगा। पार्ट 12 इंसॉल्वेंसी कोड एंड KMP अब आता है। इंसॉल्वेंसी कोड, इसका रेफरेंस है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 और फिर आता है की मैनेजेरियल पर्सनल KMP। KMP का मीनिंग कंपनीज एक्ट 2013 की सेक्शन 251 के अनुसार है, यानी कि MP को समझने के लिए कंपनीज एक्ट का रेफरेंस फिर से जरूरी है। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, जब LODR में किसी डिस्क्लोजर या गवर्नेंस रिक्वायरमेंट में KMP का रेफरेंस आता है तो आपको पहले ये आइडेंटिफाई करना होगा कि कंपनीज एक्ट के अनुसार कौन कौन KMP हैं। पार्ट 13 लिस्टेड एंटिटी अब आता है आज का सबसे इंपॉर्टेंट शब्द, लिस्टेड एंट्री। लिस्टेड एंटिटी का मतलब ब्रॉडली ऐसी एंटिटी है जिसके सिक्योरिटीज रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड हैं या जिसने डेजिग्नेटेड सिक्योरिटीज इशू की हैं अंडर अ स्कीम एंटर्ड इनटू इन अकॉर्डेंस विद द लिस्टिंग अग्रीमेंट। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट कंप्लायंस लेसन है। लिस्टेड एंटिटी सिर्फ जिसके शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड हैं, इतना सिंपल कॉन्सेप्ट नहीं है। डेफिनेशन में सिक्योरिटीज और लिस्टिंग अरेंजमेंट का ब्रॉडर फ्रेमवर्क है, इसलिए एप्लीकेबिलिटी एनालाइज करते समय सिर्फ इक्विटी शेयर्स देखकर कंक्लूजन नहीं निकालना चाहिए। पार्ट 14 लिस्टिंग अग्रीमेंट। अब लिस्टिंग अग्रीमेंट, ये वो अग्रीमेंट है जो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज और एंटिटी के बीच होता है, जिसके तहत एंटिटी स्टॉक एक्सचेंज की लिस्टिंग कंडीशंस कंप्लाई करने का अंडरटेकिंग देती है। आज लिस्टिंग कंप्लायंस की दुनिया में हमें सेबी LODR का फ्रेमवर्क मिलता है, इसलिए हिस्टोरिकल लिस्टिंग अग्रीमेंट कॉन्सेप्ट को समझना भी रेगुलेटरी इवोल्यूशन समझने के लिए यूजफुल है। पार्ट 15 मेन बोर्ड। अब मेन बोर्ड का मीनिंग सेबी ICDR रेगुलेशंस के रेलेवेंट प्रोविजन के अनुसार लिया जाएगा। इसलिए अगर कोई लिस्टेड एंटिटी मेन बोर्ड पर लिस्टेड है या SME प्लेटफॉर्म पर है तो अप्लायबिलिटी समझने के लिए लिस्टिंग प्लेटफॉर्म इंपॉर्टेंट हो सकता है। कमेंट क्वेश्चन, अगर कोई कंपनी SME एक्सचेंज पर लिस्टेड है तो क्या हम ऑटोमेटिकली अज्यूम कर सकते हैं कि मेन बोर्ड की हर LODR रिक्वायरमेंट एग्जैक्टली उसी तरह लागू होगी? आंसर कमेंट्स में दीजिए। पार्ट 16 मेन स्ट्रीम मीडिया। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग डेफिनेशन। मेन स्ट्रीम मीडिया, इसमें ब्रॉडली शामिल हो सकते हैं न्यूज़पेपर्स रजिस्टर्ड विद रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर्स फॉर इंडिया, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड न्यूज़ चैनल्स और सर्टेन पब्लिशर्स, न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स कंटेंट covered under the applicable IT framework, including similar regulated or permitted media outside India as applicable। ये डेफिनेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेबी डिस्क्लोजर फ्रेमवर्क में मीडिया कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन का कॉन्सेप्ट इंक्रीजिंगली इंपॉर्टेंट हो रहा है। पार्ट 17 नेटवर्थ। अब नेटवर्थ, इसका मीनिंग कंपनीज एक्ट 2013 की सेक्शन 257 के अनुसार होगा। फिर वही लेसन, जब LODR किसी फाइनेंशियल थ्रेशोल्ड में नेटवर्थ यूज करता है, हम अपनी अकाउंटिंग डेफिनेशन नहीं बना सकते, हमें प्रिस्क्राइब्ड स्टैट्यूटोरी डेफिनेशन देखनी होगी। पार्ट 18 नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज। नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज, इनका मीनिंग एप्लीकेबल सेबी रेगुलेशंस के अनुसार लिया जाएगा। इसी तरह नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स और रिलेटेड सिक्योरिटीज के लिए भी अप्लाइकेबल सेबी रेगुलेशंस रेफर किए जाएंगे, यानी एक सेबी रेगुलेशन दूसरे सेबी रेगुलेशन से कनेक्टेड हो सकता है। ऑफर डॉक्यूमेंट। ऑफर डॉक्यूमेंट का मीनिंग एप्लीकेबल सेबी रेगुलेशंस जैसे ICDR फ्रेमवर्क और एप्लीकेबल डेट सिक्योरिटीज रेगुलेशंस के अनुसार लिया जाएगा। मतलब सिक्योरिटी और इशू के टाइप के अनुसार एप्लीकेबल डेफिनेशन बदल सकती है। प्रमोटर एंड प्रमोटर ग्रुप। प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप का मीनिंग सेबी ICDR रेगुलेशंस के अनुसार लिया जाता है। सिर्फ शेयर होल्डिंग परसेंटेज देखकर प्रमोटर तय नहीं होता, कंट्रोल, ओनरशिप और रेगुलेटरी क्राइटेरिया भी इंपॉर्टेंट हैं। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल,
अगर किसी व्यक्ति की शेयर होल्डिंग बहुत कम है लेकिन वो कंपनी पर कंट्रोल एक्सरसाइज करता है, तो क्या वो प्रमोटर नहीं हो सकता? कमेंट में अपना आंसर बताइए। आंसर कमेंट्स में दीजिए और अपने आंसर का रीजन भी बताइए। पार्ट 21, पब्लिक एंड पब्लिक शेयर होल्डिंग। अब पब्लिक पब्लिक का मीनिंग सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट्स रेगुलेशन रूल्स 1957 के रेलेवेंट प्रोविजंस के अनुसार लिया जाता है, और पब्लिक शेयर होल्डिंग भी इसी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अनुसार समझी जाएगी। इसका प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस बहुत बड़ा है क्योंकि लिस्टेड कंपनीज के लिए मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग कंप्लायंस एक मेजर रिक्वायरमेंट है। इसलिए पब्लिक शेयर होल्डर और प्रमोटर के बीच डिस्टिंक्शन समझना फंडामेंटल है। पार्ट 22, क्वार्टर एंड क्वार्टरली रिजल्ट्स। अब क्वार्टर क्वार्टर का मतलब है फाइनेंशियल ईयर के 3 महीने की पीरियड जो अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर या जनवरी के फर्स्ट डे से कमेंस होती है। और क्वार्टरली रिजल्ट्स का मतलब है एलओडीआर के अनुसार उस क्वार्टर के लिए प्रिपेयर्ड फाइनेंशियल रिजल्ट्स। इसलिए क्वार्टरली रिजल्ट्स की टाइमलाइन और अप्लीकेबिलिटी समझते समय क्वार्टर की स्टैट्यूटरी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट हो जाती है। पार्ट 23, रिलेटेड पार्टी। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस में से एक, रिलेटेड पार्टी। और यहां से आपकी एलओडीआर प्रैक्टिकल कंप्लायंस और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है। रिलेटेड पार्टी का मीनिंग कंपनीज एक्ट 2013 की सेक्शन 2 या एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अनुसार लिया जाता है, लेकिन एलओडीआर इसमें स्पेसिफिक इंक्लूजन्स भी देता है। फॉर एग्जाम्पल, प्रमोटर या प्रमोटर ग्रुप का कोई पर्सन या एंटिटी 20% या उससे अधिक इक्विटी शेयर्स होल्ड करने वाला पर्सन या एंटिटी और 10% या उससे अधिक होल्डिंग वाला पर्सन या एंटिटी इफेक्टिव फ्रॉम अप्रैल 1, 2023 सब्जेक्ट टू द कंडीशन स्पेसिफाइड। सिंपल एग्जाम्पल, अगर किसी पर्सन के पास लिस्टेड एंटिटी में 21% इक्विटी शेयर होल्डिंग है तो रिलेटेड पार्टी एनालिसिस में ये पर्सन क्लियरली रेलेवेंट हो जाता है। लेकिन सिर्फ परसेंटेज देखकर एनालिसिस खत्म नहीं होता। आपको कंपनीज एक्ट, एलओडीआर और एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को साथ पढ़ना पड़ सकता है। पार्ट 24, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। अब रिलेटेड पार्टी के बाद आता है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। ये ब्रॉडली ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज, सर्विसेज और ऑब्लिगेशंस बिटवीन लिस्टेड एंटिटी और इट्स सब्सिडियरीज और रिलेटेड पार्टी, या स्पेसिफाइड पर्सन्स और एंटिटीज एंड रिलेटेड पार्टीज। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जरूरी नहीं कि ट्रांजैक्शन में प्राइस रिचार्ज किया गया हो, यानी फ्री ट्रांजैक्शन भी सर्टेन सर्कमस्टांसेस में आरपीटी एनालिसिस में आ सकता है। एग्जाम्पल, कंपनी अपने प्रमोटर ग्रुप एंटिटी को कोई सर्विस देती है और उसके लिए कोई कंसिडरेशन चार्ज नहीं करती। क्या सिर्फ इसलिए कि पैसा नहीं लिया गया, ट्रांजैक्शन ऑटोमेटिकली आरपीटी एनालिसिस से बाहर हो जाएगा? नहीं, ट्रांजैक्शन की नेचर, पार्टीज और पर्पस देखना होगा। पार्ट 25, व्हाट इज नॉट अ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शनल। अब डेफिनेशन एक और इंटरेस्टिंग चीज करती है। कुछ ट्रांजैक्शंस को स्पेसिफिकली आरपीटी नहीं माना जाता, जैसे स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज का प्रेफरेंशियल बेसिस पर इशू, सब्जेक्ट टू कंप्लायंस विद एप्लीकेबल सेबी रिक्वायरमेंट्स। इसके अलावा कुछ यूनिफॉर्मली एप्लीकेबल कॉर्पोरेट एक्शंस भी एक्सक्लूडेड हैं, जैसे डिविडेंड पेमेंट, सब डिविजन या कंसोलिडेशन ऑफ सिक्योरिटीज, राइट्स इशू या बोनस इशू, और बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, अगर कंपनी सभी शेयर होल्डर्स को प्रोपोर्शनली डिविडेंड देती है तो सिर्फ इसलिए कि प्रमोटर को भी डिविडेंड मिला, हम उसे ऑटोमेटिकली रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि यह यूनिफॉर्मली एप्लीकेबल कॉर्पोरेट एक्शन है। पार्ट 26, अदर एक्सक्लूजन्स। डेफिनेशन में कुछ बैंकिंग रिलेटेड ट्रांजैक्शंस भी स्पेसिफाइड कंडीशंस के अधीन एक्सक्लूडेड हैं, और लिस्टेड एंटिटी द्वारा अपने सब्सिडियरी के डायरेक्टर या केएमपी को कुछ पेमेंट्स भी प्रिस्क्राइब्ड कंडीशंस के अनुसार एक्सक्लूडेड हो सकते हैं।
इसलिए आरपीटी एनालिसिस में एक गोल्डन रूल याद रखिए। पार्टी रिलेटेड है, इसका मतलब ये नहीं कि हर ट्रांजैक्शन ऑटोमेटिकली आरपीटी है। हमें ट्रांजैक्शन की नेचर और प्रिस्क्राइब्ड एक्सक्लूजन्स भी देखनी होंगी। पार्ट 27 रिलेटिव। रिलेटिव, इसका मीनिंग कंपनीज एक्ट 2013 की सेक्शन 277 और एप्लीकेबल रूल्स के अनुसार लिया जाएगा। यह डेफिनेशन आरपीटी और केएमपी तथा प्रमोटर रिलेटेड कंप्लायंस में इंपॉर्टेंट है। अब शेड्यूल। शेड्यूल का मतलब एलओडीआर रेगुलेशन से अटैच्ड शेड्यूल। इसलिए अगर रेगुलेशन किसी शेड्यूल का रेफरेंस देता है तो उस शेड्यूल को भी पढ़ना जरूरी है। अब सिक्योरिटीज लॉज। इसमें ब्रॉडली सेबी एक्ट, एससीआरए, डिपॉजिटरीज एक्ट, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस, रेलेवेंट सेबी ऑर्डर्स, गाइडलाइंस, सर्कुलर्स और एप्लीकेबल कंपनीज एक्ट प्रोविजंस शामिल हो सकते हैं। यानी सिक्योरिटीज लॉ कंप्लायंस एक इंटरकनेक्टेड फ्रेमवर्क है। अब आते हैं सिक्योरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट्स, सिक्योरिटी रिसीप्ट्स और सर्विसर पर। ये छोटी डेफिनेशन लगती है, लेकिन कंप्लायंस डेडलाइंस में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर रेगुलेशन कहता है विद इन 2 वर्किंग डेज, तो कैलेंडर डेज नहीं, एप्लीकेबल स्टॉक एक्सचेंज के वर्किंग डेज देखेंगे। अब सोशल एंटरप्राइज और सोशल स्टॉक एक्सचेंज से जुड़ी डेफिनेशन समझते हैं। फॉर प्रॉफिट सोशल एंटरप्राइज, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। सोशल एंटरप्राइज, सोशल स्टॉक एक्सचेंज, सोशल फंड रेजिंग डॉक्यूमेंट, फाइनल फंड रेजिंग डॉक्यूमेंट, फंड रेजिंग डॉक्यूमेंट, सोशल ऑडिटर और सोशल ऑडिट फर्म। इनका मीनिंग एप्लीकेबल सेबी आईसीडीआर फ्रेमवर्क से कनेक्टेड है। अब आते हैं रेगुलेशन 2 पर। यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। अगर कोई टर्म एलओडीआर में डिफाइंड नहीं है, लेकिन कंपनीज एक्ट, एससीआरए 1956, डिपॉजिटरीज एक्ट या उनके एप्लीकेबल रूल्स एंड रेगुलेशंस में डिफाइंड है, तो वही मीनिंग लिया जाएगा। डिपॉजिटरीज एक्ट 1996 या उसके एप्लीकेबल रूल्स एंड रेगुलेशंस में डेफिनेशन है, तो वही मीनिंग लिया जाएगा। और अगर कोई स्टैट्यूटरी मॉडिफिकेशन या री इनैक्टमेंट हुआ है, तो उसके अनुसार मीनिंग समझा जाएगा। सिंपल लैंग्वेज में समझिए, एलओडीआर अकेला नहीं है, ये पूरे कॉर्पोरेट एंड सिक्योरिटीज लॉ इकोसिस्टम का हिस्सा है। अगर रेगुलेशन 2 में किसी टर्म की डेफिनेशन नहीं मिलती, तो हम कंपनीज एक्ट, एससीआरए या डिपॉजिटरीज एक्ट में उसकी डेफिनेशन चेक करेंगे। अगर वहां डेफिनेशन मिलती है, तो रेगुलेशन 2 उस डेफिनेशन को अप्लाई करने का रास्ता देता है। यही है क्रॉस रेफरेंस अप्रोच। अब आज का फाइनल क्वेश्चन। अगर सेबी एलओडीआर में किसी टर्म की डेफिनेशन रेगुलेशन 2 में नहीं है, तो क्या आप डिक्शनरी मीनिंग लेंगे या किसी एप्लीकेबल लॉ की स्टैट्यूटरी डेफिनेशन देखेंगे? आंसर कमेंट्स में दीजिए और बताइए रेगुलेशन 2 इसमें क्या रोल प्ले करता है। आज के लेक्चर में हमने रेगुलेशन 2 की इंपॉर्टेंट डेफिनेशन समझी। एक्ट, एसोसिएट, बोर्ड, सीईओ, सीएफओ, कमिटी और डेजिग्नेटेड सिक्योरिटीज। फिर लिस्टेड एंटिटी, लिस्टिंग अग्रीमेंट, मेन बोर्ड, मेन स्ट्रीम मीडिया और नेटवर्थ। इसके बाद प्रमोटर, प्रमोटर ग्रुप, पब्लिक और पब्लिक शेयर होल्डिंग। और यही डेफिनेशंस आगे पूरे एलओडीआर फ्रेमवर्क को समझने की फाउंडेशन बनेंगी। रिलेटेड पार्टी और रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट बात, हर ट्रांजैक्शन आरपीटी नहीं होता। डिविडेंड, स्प्लिट, कंसोलिडेशन, राइट्स, बोनस इशू और बायबैक जैसे कुछ कॉरपोरेट एक्शंस प्रिस्क्राइब्ड कंडीशंस के अधीन डेफिनेशन से बाहर हो सकते हैं। और रेगुलेशन 2 याद रखिए, अगर एलओडीआर में डेफिनेशन नहीं है, तो एप्लीकेबल कंपनीज एक्ट, एससीआरए, डिपॉजिटरीज एक्ट या रेलेवेंट रूल्स में डेफिनेशन देखनी होगी। आज हमने सिर्फ डेफिनेशंस नहीं पढ़ी, हमने सेबी एलओडीआर मास्टर क्लास की फाउंडेशन रखी है। क्योंकि आगे हर रेगुलेशन में रेगुलेशन 2 की डेफिनेशंस बार बार काम आएंगी। रिलेटेड पार्टी एक छोटा सा शब्द है, लेकिन पूरी आरपीटी कंप्लायंस ट्रिगर कर सकता है।
लिस्टेड एंटिटी की डेफिनेशन पूरे एलओडीआर फ्रेमवर्क की एप्लीकेबिलिटी को अफेक्ट कर सकती है और रेगुलेशन 2 आपको दूसरे एप्लीकेबल लॉज तक ले जा सकता है। इसीलिए शुरुआत डेफिनेशन से की। अब अगली क्लास में एलओडीआर के अगले इंपॉर्टेंट प्रोविजन को प्रैक्टिकल अप्रोच से समझेंगे। कमेंट क्वेश्चंस के आंसर्स जरूर दीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। आपने रेगुलेशन 2 कितना समझा और कितना सिर्फ पढ़ा? स्टे ट्यून फॉर लेक्चर नंबर 2। सेबी एलओडीआर मास्टर क्लास अभी तो शुरुआत हुई है। Disclaimer: the content provided on Corporate and Securities Law Compass is intended solely for educational and informational purposes. The videos, presentations, examples, explanations, templates, and other materials shared on this channel are designed to help viewers understand corporate laws, securities laws, SEBI regulations, Companies Act provisions, listing obligations, corporate governance, and related compliance matters. Nothing contained in any video or other content on this channel should be considered as legal, professional, financial, investment, tax, or regulatory advice. Viewers should not rely solely on the information provided here for making any legal, financial, investment, business, or compliance decision. While every reasonable effort is made to provide accurate and updated information, laws, regulations, circulars, notifications, rules, and regulatory interpretations may change from time to time. There may also be differences in interpretation or applicability depending on the facts and circumstances of a particular matter. Corporate and Securities Law Compass does not guarantee that the information provided is complete, accurate, current, or applicable to every situation. Viewers are advised to refer to the latest applicable acts, rules, regulations, SEBI circulars, notifications, stock exchange requirements, and other official regulatory sources before taking any action. Where appropriate, viewers should seek independent advice from a qualified company secretary, advocate, chartered accountant, legal professional, financial advisor, or other relevant professional. Examples and illustrations used in the videos are for educational purposes only and may not represent any specific company, transaction, person, or actual situation. Corporate and Securities Law Compass is an independent educational platform and does not represent or speak on behalf of SEBI, NSE, BSE, NSDL, CDSL, ICSI, MCA, or any other government, statutory, or regulatory authority unless expressly stated otherwise. Any reference to SEBI, NSE, BSE, NSDL, CDSL, ICSI, MCA, or other organizations is made only for educational, explanatory, or reference purposes. By watching or using the content of this channel, viewers acknowledge that they are responsible for independently verifying the applicability and accuracy of any information before relying upon it. For the latest and legally authoritative position, always refer to the relevant official regulatory source and applicable law. Corporate and Securities Law Compass: educational, practical, compliance focused.